वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा प्रकरण चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने ये देखा था 3 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। लघु सिद्धांत कौमुदीन लिखो, या फिर संज्ञा प्रकरण लिखो, या फिर तुल्यास प्रयत्न सवर्ण लिखो। और MCQs में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने पार्ट 1 में देख लिए थे। तो जिन्होंने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख के आइए, और आगे का हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हम सब ने ये सब पढ़ लिया था यहाँ तक का। अब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसको 2 कॉपियाँ है मेरे पास, तो एक रख देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे संयोग संज्ञा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ये संयोग संज्ञा का सूत्र है हलो अनंतराह संयोग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है MCQs में कि संयोग संज्ञा का सूत्र है। आपको एक ऑप्शन में ये दे देंगे हलो अनंतराह संयोग, और 3 ऑप्शन दूसरे और दे देंगे, तो आपको टिक करना है ये, ठीक है। MCQs में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब ये संयोग संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? तो 2 या 2 से अधिक हल मतलब क्या होता है? व्यंजन को संस्कृत में बोलते हैं हल। वर्णों के बीच अच मतलब क्या? अच मतलब स्वर को संस्कृत में बोलते हैं अच, ठीक है। स्वर का न होना संयोग संज्ञा है। कहने का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन होते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कोई भी स्वर का न होना संयोग संज्ञा है। एग्जाम्पल के लिए पुष्प, ठीक है। पुष्प को तोड़ेंगे तो कैसा बनेगा? प उ श प अ। तोड़ेंगे तो ये बनेगा। अब यहाँ पे देखो श और प, ये 2 क्या है? ये दोनों व्यंजन है, इसके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? संयोग संज्ञा। दूसरा एग्जाम्पल बुद्धि को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ब उ द ध और ई, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे द और ध, ये दोनों व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा? संयोग संज्ञा होगा, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल है सिद्ध को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? स ई द और ध। अब यहाँ पे द और ध, फिर से ये दोनों व्यंजन है, यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, तो ये कौन सी होगी? संयोग संख्या। चौथा एग्जाम्पल देख लो आप, रामस्थ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? र आ म स और अ, ठीक है। अब यहाँ पे स और य, यहाँ पे कोई भी स्वर नहीं है, तो ये भी कौन सी हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरी है वृद्धि संज्ञा। अब वृद्धि संज्ञा मोस्ट IMP है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं MCQs में। तो इसका सूत्र होता है वृद्धि रादैच, ठीक है। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, एक MCQs में ये ऑप्शन दे देंगे वृद्धि संज्ञा का सूत्र है, और 3 ऑप्शन और दूसरे दे देंगे, तो आपको वहाँ पे टिक करना है। यह सूत्र वृद्धि संज्ञा कराने वाला सूत्र है, ठीक है। और ये आ, ऐ और औ, इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है MCQs में कि वृद्धि संज्ञा कितने वर्णों की होती है? ऑप्शन में आएगा 1 2 3 4, तो ये 3 वर्णों की होती है, आ ए और औ, तो आपको आंसर टिक करना है 3 वर्ण, ठीक है। और पाणिनीय अष्टाध्याय का यह प्रथम सूत्र है। यहाँ पे भी MCQs में एक क्वेश्चन बनता है कि पाणिनीय अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र कौन सा है, तो आपको टिक कौन सा करना है? वृद्धि संज्ञा, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, एकैक। अब यहाँ पे एकैक को तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा? 1 + 1, ठीक है। अब यहाँ पर उपयुक्त उदाहरण में अ और ए, ऐ, ठीक है। ऐ को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अ + ए। जो वर्ण ए है, ये आदेश हुआ, वह वृद्धि संज्ञा वर्ण है, ठीक है। तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले लो, आप मेरे जैसे ही सेम नोट्स बना लेना। ये ले लो स्क्रीनशॉट, यहाँ से भी और एक यहाँ से भी। तीसरी संज्ञा है गुण संज्ञा, ठीक है। फिर से यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आता है कि इसका सूत्र क्या होता है? तो गुण संज्ञा का सूत्र होता है अदेंग गुणः। इसको पढ़ेंगे अदेंग गुणः, ठीक है। यह सूत्र गुण संज्ञा करने वाला सूत्र है, और गुण संज्ञा में अ ए ओ वर्णों की गुण संज्ञा होती है, ठीक है। यहाँ से MCQs में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से वर्णों की गुण संज्ञा होती है, तो ऑप्शन में ये दे देंगे एक तो, और 3 ऑप्शन कुछ और दे देंगे, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है रमेश, सूर्योदय और महर्षि, ठीक है। यहाँ पे ए आता है, ओ आता है, और यहाँ पे अ आता है, ठीक है। चौथा है सवर्ण संज्ञा, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले लेना।
चौथा है सवर्ण संज्ञा। सवर्ण संज्ञा में भी फिर से वही क्वेश्चन आता है कि इसका सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है तुल्यास्थ प्रयत्नम सवर्णम। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है जिन दो या दो से अधिक वर्णों के पारंपरिक कंठ, तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वे परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं उनमें कंठ, तालु जैसे उच्चारण स्थान भी समान हो और अभ्यंतर प्रयत्न, जो मैंने आपको 5 अभ्यंतर प्रयत्न पढ़ाए थे पिछली वीडियो में, वो भी समान हो, तो वो परस्पर क्या होते हैं, सवर्ण संज्ञक होते हैं या उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये अ और आ को देखो आप, इनका दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, और दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत, यानी कि इन दोनों का दोनों का उच्चारण स्थान भी सेम है और अभ्यंतर प्रयत्न भी सेम है। तो ये क्या होंगे, ये होंगे सवर्ण संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा ई और बड़ा ई। ठीक है, इन दोनों में उच्चारण स्थान तालु होता है और अभ्यंतर प्रयत्न विवृत होता है। तो छोटा ई और बड़ा ई दोनों का उच्चारण स्थान सेम है तालु, और दोनों का अभ्यंतर प्रयत्न भी सेम है विवृत। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, सवर्ण संज्ञी होंगे। ठीक है, अब नोट में है जितने भी स्वर है वे सभी अपने के सवर्ण होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। और दूसरा ये वर्गों के सभी वर्ण अपने वर्गों के सभी वर्णों के सवर्णी होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है। ठीक है, आपको मैंने वर्णमाला पढ़ाया था वीडियो में एक, जिसने भी वर्णमाला वाली वीडियो नहीं देखी है वो आप वीडियो देख के आओ, लेकिन एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देती हूँ। ठीक है, तो आपको आना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पे, वापस से देखो ये वर्णमाला वाली कॉपी मेरी यहाँ पे। इसके कहने का मतलब क्या है। ठीक है, इस लाइन के कहने का मतलब ये है कि वर्गों के सभी वर्ण अपने वर्गों के सभी वर्णों के सवर्णी होते हैं, यानी कि वर्गों के सभी वर्ण, आपको मैंने बताया था कि वर्ग कितने होते हैं, वर्ग 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा, त वर्ग का उच्चारण स्थान दंत और प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। उसका कहने का मतलब है कि क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वो एक दूसरे के सवर्णी होते हैं। तो क वर्ग में कितने वर्ण हैं, 5 तो ये हो गए, क, ख, ग, घ, अंग, अ, ह और ये विसर्ग। तो जैसे कि ये क है तो क का सवर्णी कौन होगा, ग भी होगा, घ भी होगा, अ भी होगा। तो एक लाइन में जितने भी अक्षर आते हैं वो एक दूसरे के सवर्णी होते हैं। तो क वर्ग में जितने भी अक्षर है ये एक दूसरे के सवर्णी होंगे, वैसे ही च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख के आ जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये था, वर्गों के सभी वर्ण अपने वर्गों के सभी वर्णों के सवर्णी होते हैं। ठीक है, ये लाइन का कहने का मतलब ये है। अब 5वीं आती है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट में ये भी लिख लेना। ठीक है, ये हाँ, ये नोट में लिख लेना, री और लिरी इन दोनों के उच्चारण स्थान अलग होने के बाद भी ये एक दूसरे के सवर्णी होते हैं। तो ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना कि इन दोनों के उच्चारण स्थान सेम होते हैं लेकिन फिर भी सेम नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के सवर्णी होते हैं, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, री और लिरी, इसको लिरी पढ़ेंगे। ठीक है, अब 5वां आता है अनुनासिक संज्ञा। अनुनासिक संज्ञा में फिर से वही क्वेश्चन आता है कि इसका सूत्र लिखो। तो इसका सूत्र होता है मुख नासिका वचनो अनुनासिकः। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या होती है, मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्ण या अक्षरों की अनुनासिक संज्ञा होती है। इसके कहने का मतलब ये है कि मुख मतलब अपन मुंह से बोलते हैं और नासिका यानी कि नाक, तो मुंह और जो नाक से जो वर्ण बोलते हैं तो वो थोड़े थोड़े एक जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये अ, न, य, ण, न, म, तो इनका साउंड गले से भी आता, मुख से भी आता है और नाक से भी थोड़ा थोड़ा आता है, तो उनमें ये अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, जो अनुनासिक संज्ञा नहीं है वे क्या कहलाते हैं, वे अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, अनुनासिक कहलाते हैं। अब छठा आ गया इत संज्ञा, ये मोस्ट IMP है, यहाँ से क्वेश्चन आता है MCQs में। इत संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो क्या आएगा, हलंत्यम।
ये आता ही आता है एग्जाम में, ये आपको याद रखना है। इत संज्ञा वाला मोस्ट IMP है। माहेश्वर सूत्र, अब इत का मतलब क्या होता है, तो माहेश्वर सूत्र के अंत में जो व्यंजन है उनका नाम इत है। माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो आप देख के आना। माहेश्वर सूत्र आपको मैंने बताए थे जो 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं, आई उण री लिरिक ये सब होते हैं 14, ठीक है। तो उनमें जो व्यंजन है, अंत में जो व्यंजन है उनका नाम इत होता है, ठीक है। तो आप माहेश्वर सूत्र याद कर लेना, तभी ये आपको समझ में आएगा कि माहेश्वर सूत्र होते क्या है, या आप वो वीडियो देख के आ जाओ। और फिर ये होता है प्रत्याहार संज्ञा। यहाँ से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि इसका सूत्र क्या होता है, और ये मोस्ट IMP, ये भी आता है एग्ज़ाम में। तो आदिर अंत्यन संहिता होता है इसका सूत्र, ये आप याद रखना। और फिर है उदात्त संज्ञा। उदात्त संज्ञा में भी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है कि इसका वो सूत्र क्या आता है, तो उच्चैरुदात्त होता है, ठीक है। इसका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी याद रखोगे तब भी चलेगा, लेकिन पढ़ लेना एक बार। फिर है अनुदात्त संज्ञा। इसमें भी सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है, निश्चय अनुदात्त, ठीक है। निश्चय 9वें नंबर की संज्ञा है उपधा संज्ञा। इसका सूत्र होता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, ठीक है, आप ये याद रखना। इसकी परिभाषा होती है किसी भी शब्द में अंतिम वर्ण से पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। इसका मतलब क्या है, अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि राजन है, राजन को अपन तोड़ेंगे तो कैसा टूटेगा वो, र अ आ ज अ न अ ऐसा टूटेगा। तो जब अपन ज बोलते हैं तो अ ज न, ठीक है, रा ज अ न, तो अ थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है ना साउंड, तो यहाँ पे अ। मनस में मनस, नदी में नदी, कुणाल में ल अ कुणाल, पुष्पा में पुष्प आ पुष्पा, ऐसा आता है ना। तो ये जितने भी शब्द है, ठीक है, इनके अंतिम वर्ण है, जैसे कि न स द ल प, इनके पूर्व वाले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ये अ जितने भी ये गोल लगे हुए हैं ना, ये उपधा संज्ञा आएगा, ठीक है। अब आता है पद संज्ञा। पद संज्ञा का सूत्र हो जाएगा सुक्ति अंतम पदम, ठीक है। वही क्वेश्चन आएगा कि इसका सूत्र लिखो, तो आप ये लिख देना। अब यहाँ से MCQs में 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सुबंत और तिडंड की पद संख्या होती है, तो ये आप याद रखना। अब सुबंत में कितने प्रत्यय होते हैं, 21 प्रत्यय होते हैं, और तिडंत में 18 प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ से MCQs में क्वेश्चन बनता है सुबंत में कितने प्रत्यय होते हैं और तिडंत में कितने प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो सुप प्रत्यय शब्द रूप में लगता है और तीड़ प्रत्यय धातु रूप में लगता है। ये आप यहाँ से देखो नोट में क्या लिखा है प्रत्यय, तो प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं, कृत, तीड़, सुप, स्त्री और तदित, ठीक है। तो ये कृत और तीड़ क्या है, धातु रूप है, और ये तीनों शब्द रूप है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कृत और तीड़ क्या है दोनों, तो ये शब्द रूप, ये धातु रूप है, और ये तीनों शब्द रूप है। तो आप ये 2 भी याद रखना, ठीक है। और आप ये एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लो, नोट्स बना लेना। अब है संहिता संज्ञा, ठीक है। संहिता संज्ञा मोस्ट IMP, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इसका सूत्र होता है परः सन्निकर्ष संहिता। अब इसका वही परिभाषा होती है, वर्णों के अत्यंत सामीप्य, सामीप्य मतलब क्या होता है, निकटता, मतलब एकदम पास पास, अर्थात व्यवधान रहित सामीप्य को संहिता संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया परिभाषा, वही फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ ये याद रखना, संहिता संज्ञा मतलब संधि, जिसका भी संधि विच्छेद होगा वो है संहिता संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए विद्यालय, विद्यालय का अपन संधि विच्छेद क्या करेंगे, विद्या प्लस आलय। रमेश, इसका संधि विच्छेद करेंगे अपन रमा प्लस ईश। गणेश, इसका करेंगे गण प्लस ईश। तो जहाँ पे भी संधि होती है वहाँ पे होता है संहिता संज्ञा, इतना याद रखना बस। फिर आता है उपसर्ग संज्ञा। यहाँ से वही क्वेश्चन आता है कि इसका सूत्र लिखो, तो उपसर्ग संज्ञा का सूत्र होता है उपसर्गाः क्रिया योगे। और यहाँ से एक MCQs में क्वेश्चन आता है संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो आपको याद रखना है संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। और 22 उपसर्ग ये है प्र, पर, अप, सम, अनु, अव, निश, नीर, दूष, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अति, अधि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, अप, ठीक है। तो ये याद रखना आप, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। दूसरा MCQs में एक क्वेश्चन आता है कि निपात संज्ञा क्या है, तो ये चादयो अस्तवे, एक तो ये ऑप्शन में दे देंगे, 3 ऑप्शन कुछ और दे देंगे, तो आपको टिक करना ही है, ठीक है।
यह सभी 22 प्राधीय, मतलब ये 22 उपसर्ग होते हैं। और उपसर्ग संज्ञा होता क्या है, ठीक है। तो जिस समय यह क्रिया के साथ, यह मतलब कौन, उपसर्ग संज्ञा, ठीक है, सॉरी उपसर्ग संज्ञा नहीं, प्रत्यय, ठीक है। जिस समय यह क्रिया के साथ लग जाते हैं तब उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। मतलब इसका ये है कि जितने भी ये 22 उपसर्ग है ना, इसमें से कोई सा भी उपसर्ग जब क्रिया के साथ जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं उपसर्ग संज्ञा। एग्जाम्पल के लिए ये प्र क्या है, उपसर्ग है, ठीक है, यहाँ से। और नभ प्लस ध्यप, ये दोनों क्या है, क्रिया है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो इसकी क्या होगी, उपसर्ग संज्ञा होगी, ठीक है। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना नोट्स बनाने के लिए। आगे आता है प्रग्रहा संज्ञा, ठीक है। यहाँ से वही क्वेश्चन आता है कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ईदु देही वचनम प्रग्रहाम, ठीक है। यह सूत्र प्रग्रहा संज्ञा करने वाला सूत्र है। प्रग्रहा संज्ञा होता क्या है, तो इत उत एत अर्थात इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन की प्रग्रहा संज्ञा होती है। एग्जाम्पल ये हरि है तो विष्णु इमो पेचते इति आदि। देखो यहाँ से इसका लोड इतना मत लेना, इकारांत उकारांत एकारांत क्या होता है, ये जब मैं आपको शब्द रूप पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना ही आता है कि इसका सूत्र क्या होता है, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसका आप नॉर्मली ऐसे ही पढ़ लेना, बाकी ये याद रखना इसका सूत्र, ठीक है, मेन यही है। फिर आता है धातु संज्ञा। धातु संज्ञा का सूत्र होता है नना सना घंटा धातव, ठीक है। क्रिया का बोध कराने वाले भू आदि को धातु संज्ञा होती है। ये सिर्फ आप ऐसे ही पढ़ लेना, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में, लेकिन आप पढ़ लेना बस। लोप संज्ञा, अदर्शन लोप, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 3 स्टार लगा लेना कि लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है, तो इसका आंसर क्या आएगा, अदर्शनम लोप। MCQs में ये क्वेश्चन आता है, बस MCQs में इसका क्वेश्चन आता है, बाकी ये परिभाषा वगैरह नहीं आती है, लेकिन आप पढ़ लेना। न दिखाई देना अर्थात पहले रहने वाले का बाद में नहीं दिखाई देना, और न सुनाई देना अदर्शन है, और उसकी लोप संज्ञा होती है। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ सूत्र क्या होता है वही आता है और कुछ नहीं, बस। तो आज के वीडियो में इतना ही, और ये चैप्टर संज्ञा प्रकरण ख़त्म हो चुका है, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।